हेलो एवरीवन। तो एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये आपकी रहनुमाई के लिए, जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुका है। ये भी एनआईआरसी का एक केस है, जो कि पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी वर्सेस ए ABC, या फिर आप ये समझ लें XYZ, जिनके खिलाफ किया गया है। ये फुल बेंच का फैसला है। तो उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मोहम्मद औरंगज़ेब, जिसमें मेरी गुलशन अमीन प्लाज़ा ऑफिस एड्रेस है, और इसमें मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं। आप इन नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट aurangzeblegalexpert.com से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक अपील है, जो कि पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी वर्सेस मोहम्मद इंसाफ की आइडेंटिटी मैंने कवर की है, चूँकि इनकी ये प्राइवेसी है। तो आप देख सकते हैं ये जो केस है ये डिस्पोज ऑफ हुआ है 16/2/2021 को, मतलब 16/2/2021 को ये डिस्पोज ऑफ हुआ है। फैसला हो चुका है इस केस का। ये इसका केस नंबर आप ऊपर देख लें, 12A55/2020, 55 नंबर है इस केस का, जो कि NIRC में फ़ाइल किया गया था। और इसकी जो डिस्पोजल डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि 16/2/2021 को ये डिस्पोज हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की इंडेक्स की जानिब, और सबसे पहले फ्रंट पेज पर चलते हैं। तो ये इसका फ्रंट पेज है इंडेक्स। आप देख सकते हैं, बिफोर द ऑनरेबल फुल बेंच ऑफ नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन एट कराची। ये केस कराची में दाखिल किया गया है। इसमें आपने कराची को लेकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप इस्लामाबाद, लाहौर, सक्खर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, गिलगित, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, थ्रू आउट पाकिस्तान सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं आप। ये अपील नंबर इसका देख सकते हैं आप, 55 है 2020 का। मेसल्स पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी लिमिटेड अपीलेंट है, वर्सेस मोहम्मद शाहिद एंड अदर रेस्पोंडेंट से। मतलब ये पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी ने खुद ये एक अपील दाखिल की है, जो कि जाहिर सी बात है इनके खिलाफ एक फ़ैसला आया होगा, जिसके बुनियाद पर इन्होंने एक अपील दाखिल की है। तो इंडेक्स को आगे देखते हैं कि आप इसमें इंडेक्स को नोट करें। ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनेक्चर पेज, सीरियल नंबर 1 टू आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो कि 35 तक हैं। आखिर में इसमें मेरा वकालतनामा है, जो कि मैंने इसमें अनेक्स किया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 पर मेमो ऑफ अपील विथ एफिडेविट, जिसको 1 से लेकर 17 पेज तक बनाया गया था। उसके बाद फिर अथॉरिटी लेटर, इम्पंस्ड आर्डर, वार्निंग लेटर। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए इसमें साथ लगाए गए हैं। चार्जशीट, डिसमिसल आर्डर, कॉपी ऑफ इम्पंस्ड आर्डर, FSC फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, FST मतलब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। ये इनके एनेक्स्चर्स लगाए गए हैं, और ये इनकी पेजिंग के बराबर में। तो आपने भी इस तरह से बिल्कुल एक मुकम्मल डिटेल बतानी है इंडेक्स में, ताकि जो मेंबरान हैं उनको पढ़ने में आसानी हो, या पेज सर्च करने में फिर आसानी हो, उनको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो ये जब आपका केस उनके हाथ में हो। तो ये मुकम्मल इसमें डिटेल दी गई है, क्रिमिनल, सिविल आर्ग्यूमेंट्स, रिटन स्टेटमेंट, FIR वगैरह जो कुछ भी हुआ है। सबसे आखिर में लगता है वकालतनामा, जो कि मेरा इसमें लगा हुआ था। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की जानिब देखते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि अपील का जो फ्रंट पेज है उस पर वही सेम टाइटल, बिफोर NIRC फुल बेंच कराची, मेसल्स पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी। इनकी आप देख सकते हैं कि लर्नड मेंबर और जज साहिबान के ख़िलाफ़ ये फ़ाइल की गई है। अपील अंडर सेक्शन 55(8) ऑफ IRA इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के तहत।
इसमें मुझसे एक गलती हो गई थी जिसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये है 2012 के जिसके तहत मैंने ये अपील फाइल की थी। हम्बली श्वेत के क्या बयान कर रहे हैं, बीइंग एग्रीव्ड मतलब इस फैसले से मुतासर होने के बाद, एंड डिससेटिस्फाइड और ये जो फैसला है ये सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, विद द आर्डर जो कि सिंगल बेंच के मेंबर ने पास किया है, डेटेड 29/6/2020 को 29/6/2020 को पास्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2, रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो कि सिंगल बेंच के मेंबर हैं NIRC के, वेयर बाय अलाउइंग पिटीशन ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 है उनकी पिटीशन को अलाउ किया। काट रेड हैंडेड, अब इसमें ये बताया गया है कि वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। विद द ओपिनियन दैट इन द 2 प्रीवियस इंक्वायरीज उनके खिलाफ एक पेंडिंग थी, जो कि बहरहाल इसमें ज़िक्र किया गया है। फैब्रिकेटिंग मिसल पाकिस्तान फैब्रिकेटिंग कंपनी ने इसमें मुकम्मल डिटेल दी हुई है कि उसको एक चोरी करने के बुनियाद पर डिसमिस किया गया था और फिर उनको शोकाज लेटर्स वगैरह जो भी दे थे वो उनकी जॉब को ख़त्म किया गया। उसका बाकायदा से आर्डर जो है एनेक्स्चर लगाया गया है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर्डर जो कि NIRC मेंबर साहब ने सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी इसके साथ लगा दी गई है। तो नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में इसमें बाकायदा से एक आगाज़ किया गया है कि फैक्ट्स जो कि हक़ाइक़ हैं सबसे पहले वो बयान किए गए हैं कि बीइंग ब्रीफली स्टेटेड द फैक्ट्स दैट रेस्पोंडेंट नंबर 1 अपॉइंटेड एज वेल्डर ग्रेड 3 एंड ऑन 1/11/1983 इनको जो एक एम्प्लॉय थे वो वेल्डर थे इस पाकिस्तान फैब्रिकेटिंग कंपनी में। दैट रेस्पोंडेंट नंबर 1 बीइंग इनडिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय exhausts his leave of all kind, therefore the appellant issued him warning dated इस मतलब उनको एक वार्निंग लेटर दिए गए जिनका जिक्र वो इस एनेक्स्चर में बता रहे हैं कि कौन सी डेट को उनको एक वार्निंग लेटर से बाकायदा दिए गए। ये आप वीडियो को रोककर पास करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो पैरा नंबर 3 पर आ जाते हैं। That respondent number 1 was repeatedly remained under treatment of various doctors, मतलब उनकी जो दिमागी हालत थे वो नशेई थे। इस तरह से उन्होंने एक उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाई है कि वो हीरोइनी एडिक्ट थे, मतलब नशेई थे, जिसका उन्होंने बाकायदा एनेक्स्चर लगाया हुआ है। उसके बाद फिर ये पैरा 4 में बताया गया है कि इम्पॉन्स्ड हिज dismissal order in Labour Court and Federal Service Tribunal. Respondent number 1 conceding his guilt moved an application before learned tribunal, sought pardon for reinstatement and service without back benefits, मतलब उन्होंने एक सिंपैथी हमदर्दी की बुनियाद पर एक इस्तदा की लेबर कोर्ट से और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से कि उनको बहाल किया जाए, इस पैरा नंबर 4 में बताने की कोशिश की गई है। फिर आप इसको देख सकते हैं कि उनके स्पीकिंग पोर्शन जो इन्होंने बताया है कि डिसमिस किया गया, वो भी उन्होंने आर्डर इसका जजमेंट जो है वो भी इसके साथ नेक्स्ट की गई है। उसके बाद फिर क्लास पैरा 5 that respondent number 1 on weekly holiday with the intention of theft entered into the shop, मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने चोरी की जो कि एक छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन उन्होंने चोरी की नीयत से दाखिल हुए। जो सिक्योरिटी रिपोर्ट में उन्होंने बाकायदा से एक रिकॉर्ड दर्ज है उनके खिलाफ, वो एनेक्स्चर लगाया है। उसके बाद डेट ऑन 7/7/2006 एट सिक्योरिटी पर्सनल कार्ट रेड हैंडेड, मतलब वो रंगे हाथों पकड़े गए, उस बात का भी इन्होंने एक जिक्र किया हुआ है। उसके बाद फिर पैरा नंबर 7 में बताया गया है कि द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ अपीलेंट अप्रूव्ड द डिसिप्लिनरी एक्शन
उनके खिलाफ़ एक डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड किया गया, जो कि उनके खिलाफ़ एक बाकायदा डिसिप्लिनरी एक एक्शन लिया गया। वही सेम इन्होंने बाकायदा से एक नो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल शैल बी मेड अनलेस, ये इस तरह से एक इंक्वायरी इनके खिलाफ बनाई गई थी। ये आप वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने फिर जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए हैं उसकी भी चार्जेस वगैरह, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी भी एनेक्स्चर लगाई गई है। उसके बाद फिर आती है पैरा 8, डेट ड्यू टू प्रोसीजरल इनकरेबल लेकिनाज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास्ट ऑर्डर फॉर डेनोवो इंक्वायरी के इनके खिलाफ बिठाई गई, जिसमें वो एक कसूरवार साबित हुए। और जो इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने अपना एक गिल्टी भी अपनी मान ली है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद फिर दैट द इंक्वायरी ऑफिसर हु कम्युनिकेटेड स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस चार्जेस एक्सेट्रा, ये सिक्योरिटी गार्ड सारा सब कुछ ये इन्होंने बताया है कि कैसे उनके खिलाफ एक बाकायदा से एक केस चला। फिर आप पैरा नंबर 10 पर आप आ सकते हैं कि असेल डिसाइडेड ऑर्डर रिमूवल फ्रॉम सर्विस इन सिंध लेबर कोड नंबर 4, उनके खिलाफ एक 175/2007 का केस चला, जिसमें वो उनके खिलाफ फैसला आया। फिर उन्होंने अपील दाखिल की फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल्स में। ये आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के तहत फिर वो ट्रांसफ़र हो गया कमीशन को, लेबर कोर्ट टू दिस ऑनरेबल कमीशन, मतलब NIRC लेबर कोर्ट से फिर NIRC केस ये ट्रांसफ़र हो गया। ये आप इसमें देख सकते हैं एनेक्स्चर भी इन लोगों ने लगाई हुई है। जो केस जब मैं बना रहा था तो उस वक्त मैंने इसमें ये लगाई थी। बहरहाल पैरा नंबर 11, that the respondent now appellant submitted wherein arguments much before the written arguments of the petitioner, now respondent number 1. Thus additional written arguments were also filed by respondent, now appellant to rebut। उन्होंने जो मेंबर साहब थे जो उसमें NIRC के सिंगल बेंच के, उन्होंने फिर एक मतलब रिटन आर्ग्यूमेंट्स और वर्बल आर्ग्यूमेंट्स का मौका दिया, जिसके बाद फिर ये उसका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी एनेक्स्चर साथ किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड्स मतलब जो अब कौन से बुनियाद पर हम चाहते हैं कि ये अपील हो, हमारी सुनी जाए, कि डेट रेस्पोंडेंट नंबर 1 वाज काट रेड हैंडेड, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, जो कि एक इंतहाई जुर्म है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक केस लॉ भी लगाया गया है। और डेट द इम्पल्स्ड ऑर्डर पास्ड आर नॉन रीडिंग एंड मिस रीडिंग ऑफ प्लीडिंग्स, जो कि एक गलत तरीके से एक ऑर्डर पास किया है सिंगल बेंच ने, उसको भी चैलेंज किया गया है। डेट रेस्पोंडेंट नंबर 2 completely failed to visualize that only first inquiry officer, जो भी इसकी मतलब डिटेल है आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास। उसके बाद फिर क्लॉज D, दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 एडमिटेड एंड पैरा नंबर 7, जो उन्होंने एडमिशन की है उसकी भी बाकायदा से एक ग्राउंड बनाया गया है, उसको भी ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर इसमें जो ग्राउंड बनाया गया है, दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 फेल टू विजुअलाइज केस लॉज, मतलब जो NIRC सिंगल बेंच के मेंबर हैं उन्होंने सही से एक फैसला नहीं किया। फिर इसका जो NIRC मेंबर हैं उन्होंने सही से फैसला नहीं किया, पढ़ा नहीं और डिस्कशन वगैरह नहीं हुई। दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 एक्टेड विथ मटीरियल इलीगलिटी एंड इरेगुलरिटी। ये इसमें आप देख सकते हैं कि फिर नेक्स्ट ग्राउंड बनाया गया है, दिया गया है कि मटीरियल इलीगलिटी। उसके बाद फिर दैट
ये इसका नया ग्राउंड है। डेट द रेस्पोंडेंट नंबर 2, मतलब जो NIRC सिंगल बेंच के मेंबर है वो फेल हुए हैं टू स्प्रेड, मतलब उन्होंने सही से इसको नहीं किया। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। डेट रेस्पोंडेंट नंबर 2 फेल टू कंसीडर क्वेश्चन ऑफ मोरल टर्पिट्यूड ऑफ थेफ्ट एंड वैल्यू ऑफ स्टोलन मटेरियल वाज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। उन्होंने जो चोरी की है उसको नज़रअंदाज कर दिया है। जो जिनके हक में फ़ैसला दिया गया है, इस बात में ये यहाँ पर इस बात का मैंने जिक्र किया था। डेट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 फेल टू कंसीडर द प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस। जो लीगल ऑब्जेक्शंस रिटन स्टेटमेंट मैंने दाखिल किए उसको भी सही से नहीं पढ़ा, और जो पिटिशन अलो की है वो भी नहीं करनी चाहिए थी। डीमेरिट्स थे उसमें, और जो टोटली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी गलत थे, सही नहीं थे, सफिशेंट नहीं थे। और जो ऑर्डर किया गया है वो भी बेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सेट असाइड किया जाए। दैट द इंस्टेंट अपील इज़ फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड, कि ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। और जो crave leave to this honorable commission to argue at the time of final appeal, के जो अपील का टाइम होगा उस वक्त फाइनल इसमें आर्ग्यूमेंट्स किए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि हर केस के अपने अपने फैक्ट्स और ग्राउंड्स होते हैं। ये आप सिर्फ देख सकते हैं अगर आपसे इन ग्राउंड से आपको हेल्प हो जाती है तो सही है, या फिर अपने मकसद के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हर केस के अपने अपने ग्राउंड्स होते हैं, तो आपका जो केस है उसमें जो ग्राउंड्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। तो ये आ गई हमारी प्रेयर जो मैंने बनाई थी। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्चुअल सबमिशंस इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कमीशन मे ग्रेशियसली बी प्लीज टू कॉल द R&P of petition number 4B 232/2014 from respondent number 2, and after hearing the parties the appeal may be allowed, and imposed order dated so and so passed by respondent number so and so may be set aside. Suspend the operation of imposed order dated so and so till final disposal of instant appeal. Any other relief is deemed fit. ये अपीलेंट है, उनकी सिग्नेचर, और ये मेरी सिग्नेचर थी, एडवोकेट फॉर द अपीलेंट, और ये वेरिफिकेशन थी इनकी मुकम्मल, चूँकि ये इनकी प्राइवेसी है तो इसको मैंने कवर किया हुआ है। ये डेपोनेंट थे, और डेपोनेंट आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट, जो कि मैं हूँ, और मैं इनको एडवोकेट मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सॉल्वनी मुकम्मल इसमें बताया गया है कि इनको आइडेंटिफाइड टू मी बाय एडवोकेट, मेरा इसमें मुकम्मल जिक्र है। बहरहाल तो फिर ये प्रेयर पर भी आ जाते हैं कि जो प्रेयर आप है इस केस की, ये एक अलहदा प्रेयर है, और जो आपके केस की प्रेयर होगी वो मुख्तलिफ होगी। तो मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैंने ये अपना विजिटिंग कार्ड भी यहाँ पर शो कर दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ। आपके जो मेमो ऑफ पिटीशन है उसको बनाने में ग्राउंड्स और जो प्रेयर या जिस तरह का भी पिटीशन है या मुकम्मल रहनुमाई कर सकता हूँ मैं आपकी। ये इस केस की एफिडेविट है, जो कि आप देख सकते हैं कि एफिडेविट इस तरह से बनेगी, और कुछ इस तरह से ये इसमें अल्फाज आएंगे। तो जो एफिडेविट है वो तकरीबन इस तरह से ही होती है। तो ये जो आप देख सकते हैं पेज, ये एनेक्स्चर है, ये आर्डर है। अब आर्डर जो ऑनरेबल मंठार अली जतोई मेंबर NIRC कराची ने आर्डर किया था, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक मुकम्मल अपने व्यूज़ दिए। उसके बाद उन्होंने एक जो ये आर्डर है वो पास किया है। तो आर्डर आप पढ़ने के लिए वीडियो को पास करके आप ये पढ़ सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या आर्डर किया गया है। ये इसका आर्डर का फॉर्मेट है जो कि ऑनरेबल सिंगल बेंच ने आर्डर पास किया हुआ है। ये आर्डर का पेज 2 आ गया कि
आर्डर के पेज 2 में आप देख सकते हैं कि मुकम्मल डिटेल दी गई है, बताया गया है कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई। ये इसका पेज नंबर 3 आ गया आर्डर का, आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं, आपकी रहनुमाई हो जाएगी। ये एक अच्छा आर्डर है जो कि मुकम्मल रहनुमाई आप इस आर्डर से और इस वीडियो की तरह मदद से आप मुकम्मल एक केस बनाने की पोजीशन में आप आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, ये इसके मुकम्मल डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पर ये आर्डर होता है पूरा, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो एनेक्स्चर्स लगाए गए हैं वो मैं जल्दी से आपको दिखाता चलूँ कि एनेक्स्चर आपने कैसे लगाना है। आपने इसमें कोने पर एनेक्स्चर A1 2 B जो भी है आपने वो लिखते जाना है। A2 था, ये 3 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं एक A4 हो गया। ये इस तरह से टोटल एनेक्स्चर इसके साथ लगेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इम्पंज्ड आर्डर। तो जब एक आर्डर आप रुकवाना चाहते हैं कि उस पर अमल नहीं किया जाए जब तक आपकी अपील डिस्पोज ऑफ हो जाए, उस पर कोई फ़ैसला आ जाए, तो फिर आप ये एप्लीकेशन लगा देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इम्पंज्ड आर्डर। ये आप देख सकते हैं कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ द accompanying affidavit it is respectfully prayed that this honorable commission may graciously be pleased to pass order of suspension of the operation of the impugned order dated so and so till final disposal of the instant appeal। तो उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आप काफ़ी हेल्प हासिल कर सकते हैं और अपना केस आप खुद दाखिल भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आपके वकील के ज़रिए आप केस दाखिल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे केस दाखिल किया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी, जैसे मेरे काफ़ी वीडियोस को देखकर जो मेरे दोस्त हजरात हैं तो वो मुझसे रब्ता करते हैं कि सर हमें केस दाखिल करना है। फिर उनके 1-2 केसेस मैंने बाकायदा से दाखिल भी किए हैं और काफ़ी लोगों की रहनुमाई कर चुका हूँ जो कि दूर दराज एरिया से होते हैं। तो ये मेरा आप विज़िटिंग कार्ड देख सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जो कि थ्रू आउट पाकिस्तान आपका कोई भी मसला हो, क्योंकि हम लायर जर्नल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई एक स्पेसिफिक फील्ड होने का शर्त नहीं होता कि सिविल, क्रिमिनल या फिर लेबर या इस तरह के मामलात एक स्पेसिफिक फील्ड में प्रैक्टिस की जाए। तो कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और कोई भी रहनुमाई आप चाहते हैं मुझसे तो मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ। आपने कोई भी बगैर परेशानी दिक्कत सोच के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।